Hello everyone, welcome to Account Mantra. Let's make account easy and score full marks. स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म के इस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप डीड से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेता हूं जो हमने पार्ट 1 के अंदर किया था। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। और जो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है वो कहता है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसमें मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फर्म के सारे फीचर्स जो ना छुपे हुए हैं। दैट मीन्स कि इसमें 2 और मोर पर्संस होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, इसमें एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे ही हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जो बिजनेस पार्टनर्स ने कैरी आउट करना होता है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और इसमें म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट होता है। दैट मीन्स बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके अलावा हमने राइट ऑफ पार्टनरशिप जानी थी हमने। और वो राइट्स क्या होती हैं? राइट्स होती हैं पार्टनर्स की टू शेयर द प्रॉफिट इन एग्रीड टर्म्स। दूसरा था राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। उसके बाद हमने था राइट टू बी कंसल्टेड और राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई मेजोरिटी रूल नहीं लगता, केवल एक पार्टनर्स भी डिसाइड कर सकता है कि नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना है या नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। इट इज ए written document in which all the terms and conditions agreed between the partners are written or documented. Such document is called partnership deed. Partnership deed. And remember, it is a legal document. लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर से एग्री की गई है वो कोर्ट ऑफ लॉ उसको मानती है और उसी के हिसाब से देखती है कि पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनर्स के बिजनेस फर्म के बिजनेस कंडक्ट है, वो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से किए हैं या नहीं किए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं इसमें जो क्लॉजेस या टर्म्स रहती हैं वो यूजुअली कौन सी टर्म्स रहती हैं? क्लॉजेस ऑफ डीड। इसमें कौन सी डीड में क्लॉजेस रहती हैं? सबसे पहला रहता है डेट ऑफ एग्रीमेंट जो डिफाइन करती है डेट ऑफ एग्रीमेंट कि ये एग्रीमेंट कौन सी डेट को लिखा गया है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि पार्टनरशिप कौन सी डेट से इफेक्टिव है। इफेक्टिव
इफेक्टिव डेट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि फ्रेंड्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हमारे जिस डेट से पार्टनरशिप डीड इफेक्टिव होती है उस डेट से लेके जो ईयर एंड डिसाइड किया जाता है उस डेट तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट ईयर के मेंटेन किए जाते हैं। दूसरा उसके अंदर है डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्टनर्स। क्या है? डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्टनर्स मतलब कौन कौन से लोग इसके अंदर पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं और उनके नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है। तीसरा पॉइंट जो है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। यहां डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म का नाम क्या रहेगा, फर्म का बिजनेस क्या रहेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे। नेम एंड ऑब्जेक्टिव, ये दोनों भी फर्म के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहेंगे, ये भी इसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि फर्म का बिजनेस प्लेस क्या रहेगा, जहां पे इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, जहां पे इसके पार्टनर्स बैठेंगे, डिसीजंस लेंगे, वो प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस का क्या रहेगा, उसकी एड्रेस भी इसके अंदर मेंशन की जाती है। जिसके बेसिस के ऊपर जो अलग आगे के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस हिसाब से तैयार होते हैं। जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे पैन नंबर हो गया, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन है कैपिटल शेयर ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल शेयर ऑफ पार्टनर्स मतलब कि पार्टनर्स उसके अंदर, हर पार्टनर्स उसके अंदर कितना कितना कैपिटल शेयर देना लेके, कैपिटल शेयर कितना कितना उसके अंदर लेके आ रहा है फर्म्स को चलाने के लिए। देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स मींस जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशो के अंदर जो फर्म के प्रॉफिट है, लॉस है, उसको शेयर करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि क्या जो कैपिटल पार्टनर्स लेके आ रहे हैं वो क्या इंटरेस्ट बेरिंग होगा या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स जब बिजनेस चला रहे हैं तो अपना घर चलाने के लिए वो कुछ पैसा फर्म में से विड्रॉ भी करते हैं, तो क्या वो विड्रॉल के ऊपर कोई इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट होता है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए पार्टनर्स कोई पैसा और एडिशनल इसके अंदर डालते हैं बिजनेस के अंदर, तो क्या वो इंटरेस्ट बेरिंग होगा या वो पैसा बिना इंटरेस्ट के होगा, ये सब भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट होता है। देन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स मतलब राइट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कि फर्म को चलाने के लिए पार्टनर्स के पास कौन कौन सी राइट्स हैं एंड उस पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, वो सब भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट होता है। देन मोड ऑफ बैंक ऑपरेशन मतलब कि जो फर्म का बिजनेस है, जो फर्म का बैंक अकाउंट है उसके ऑपरेशन किस तरह से चलेंगे, कौन कौन से पार्टनर्स उसके अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे। लेकिन यहां मैं बता दूं कि फर्म का एक्ट, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी के कारण फर्म का एक्ट अगर कोई पार्टनर्स करता है
तो वो सब पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। देन है अकाउंटिंग पीरियड, मींस जो अकाउंट्स हैं वो कब से शुरू होंगे। यूजुअली आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता है, तो वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मैंने आपको बताया था इफेक्टिव डेट ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगी, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोग कह देते हैं, डिफाइन करते हैं, और उस इफेक्टिव डेट से लेकर 31 मार्च तक का फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रहता है। उसके बाद 12 मंथ्स का पीरियड जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता है। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब यह है स्टूडेंट कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, या अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है या डिटरमिन होती है, तो उस केस में जो अकाउंट्स हैं फर्म के वो किस हिसाब से सेटल किए जाएंगे, उनका डिसीजन, उनका मोड क्या रहेगा, वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अदर एसेट्स, मतलब कि किस मोड से, किस वैल्यूएशन रूल के हिसाब से फर्म्स के एसेट्स या गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि अकाउंट सेटलमेंट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ये प्री डिफाइंड रूल हमेशा अकाउंट को सेटल करने में इजी रहता है, इसलिए उसको पार्टनरशिप डीड के अंदर अकाउंट फॉर किया जाता है। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइम तक, कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप जो पार्टनर्स है वो चलाना चाह रहे हैं, इसके अंदर वो पीरियड भी डिफाइन कर सकते हैं, या ये पार्टनरशिप जो है वो एट विल के ऊपर है, मतलब जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगी, या किसी पार्टनर्स के डेथ के ऊपर जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी। ये सब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। देन डेथ ऑफ पार्टनर्स, मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके उस पोजीशन के अंदर क्या फर्म कंटिन्यू करेगी, दूसरे पार्टनर्स उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या पार्टनरशिप जो है वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। ये सब भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। और मैं अब ये कहूंगा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। स्टूडेंट, जब भी कोई बिजनेस या कोई पार्टनरशिप चलाई जाती है, जब एक से ज्यादा लोग उसको काम को कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं, और ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पार्टनर्स इस पार्टनरशिप डीड के अंदर एक क्लॉज इस तरह की भी लिखते हैं कि अगर कभी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे, वो क्या किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, या पार्टनर्स अपने आपस में ही किसी सीनियर को अपना आर्बिट्रेटर बना लेंगे और उसके हिसाब से उस डिस्प्यूट को सेटल करेंगे। इस तरह की टर्म्स भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। स्टूडेंट, अब कई बार हमारे पास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आ जाते हैं जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज के ऊपर जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट होती है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस केस में उन इंपॉर्टेंट क्लॉज के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्लॉजेस एप्लीकेबल होते हैं, और मैं वो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आपके सामने रख रहा हूं। उस पे क्या डिसीजन होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो जो शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में। अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं दिया गया
कि जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेबल है या नहीं पेबल है, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होता। इसी टाइप से जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं अपनी, अगर उस पर भी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया कि उस पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होता। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में पार्टनर्स ए और बी बिजनेस को चला रहे हैं और पार्टनर सी उस बिजनेस को चलाने में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, केवल कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दिया है या उसने कोई जगह का कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई एसेट का कंट्रीब्यूशन दिया गया है, और उसमें पार्टनर्स ए और बी विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इन पार्टनरशिप डीड कि उनको कितनी सैलरी दी जाएगी या कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, तो वो उसमें रिम्यूनरेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट मीन्स रिम्यूनरेशन इज नॉट पेबल इफ इट इज नॉट रिटर्न इन द पार्टनरशिप डीड। सिमिलरली कमीशन भी नॉट पेबल होता है अगर इट इज नॉट रिटर्न इन दी पार्टनरशिप डीड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने कोई इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देना दे रखा है और फर्म को पैसा दे रखा है और पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा गया कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उस अमाउंट के ऊपर पार्टनर्स को, उस लोन अमाउंट के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो जो मैक्सिमम रेट अलाउड है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वो 6% पर एनम है। इससे ऊपर पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो ये है कि ये चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। दैट मीन्स अगर पार्टनर्स ने कोई एडिशनल पैसा फर्म को दे रखा है इंटरेस्ट बेरिंग, तो उसका जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो 6% से ज्यादा नहीं हो सकता और वो चार्ज टू प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके अंदर ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और एक और जो पॉइंट है, अगर पार्टनरशिप डीड उस पॉइंट के ऊपर भी साइलेंट रहती है, दैट इज एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स, तो भी मैंने आपको बताया था जब मैंने राइट्स पार्टनर्स की डिस्कस की थी कि उस केस के अंदर अगर एक सिंगल पार्टनर्स भी ये कह देता है कि नए पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड में एडमिट नहीं करना, तो वो उसकी राइट है कि वो उसको अलाउ ना करे। तो ये 7 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी बताया आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट्स नहीं लिखे जाते तो इस हिसाब से हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हम इनको गवर्न किए जाते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग आगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुआ, अब हम लोग इसके आगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जना चलेंगे। स्टूडेंट इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और इसके अंदर जो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ये पार्टनरशिप फॉर्म्स के अंदर और कंपनीज के केस में ना, जब कंपनीज आगे पढ़ेंगे तो कंपनीज के केस में भी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस से आया है उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं, और इसके अंदर जो हम लोगों को पार्टनर्स को पेमेंट करनी होती है वो हम लोग इसके अंदर सब एप्रोप्रिएट करते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप इसको प्लीज अच्छे ढंग से समझ लें। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है।
क्रेडिट, डेबिट। जो इसकी शुरुआत होती है वो शुरुआत कहां से आती है? ये आती है बाई नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है फर्म का, उससे ये पैसा हम लोग यहां पे ट्रांसफर करते हैं। और उसके अंदर क्या क्रेडिट में और क्या चीज आती है? क्रेडिट में आ जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हम लोग यहां पर लेकर उस अमाउंट को इनकम के अंदर शो करते हैं। और इसके जो डेबिट साइड है, उस डेबिट साइड के अंदर हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं हम लोग, अगर लॉस रहता है तो यहां पे टू नेट लॉस आ जाता है, उससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद उसको आगे हम लोग इंक्रीज करते हैं। उसके बाद इसमें क्या रहता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट हमने देना है वो हम लोग यहां पर नेट प्रॉफिट के बाद एप्रोप्रिएट करते हैं। टू रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। वो भी हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स कमीशन जो है वो भी हम लोग यहीं पे मेंशन करते हैं, टू पार्टनर्स कमीशन। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस हमारा प्रॉफिट रह गया वो हम लोग पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें एक चीज मैं और बता दूं, कई बार क्या होता है कि कुछ फर्म कुछ अमाउंट को आपस में पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हर साल कुछ अमाउंट वो लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इस तरह की कोई क्लॉज दी जाती है तो वो पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि आगे उनके बिजनेस में ही रहता है और उसे बिजनेस में यूज कर लेते हैं, टू रिजर्व अकाउंट। अगर रिजर्व अकाउंट में ये चीज लिखी गई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो ये हो जाता है। बाकी जो बैलेंस रहता है उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इन केस अगर यहां पे नेट लॉस रहता है तो वो लॉस भी उसी टाइप से बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस, जो लॉस बचा रह जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है और वो उनके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करता है। तो ये तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके ऊपर हम लोग अगली क्लास के अंदर क्वेश्चंस लेंगे। तब तक आप इस फॉर्मेट को गौर से देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। स्टूडेंट, आपका कोई कमेंट्स हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरा
मेंशन करें। कुछ और अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।